बन सकते हो? बन के दिखाओ। हिंदी तुम्हें समझ आ जाएगी, साइंस टेक को समझना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगी। हाँ। मेरे सब्जेक्ट की महत्ता को कम मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अच्छा, तो अपना चल रहा था मेरे हिसाब से डेस्ट्रॉयर, या शुरू करने थे, एयरक्राफ्ट कैरियर करा दिए थे हैं? अच्छा, डेस्ट्रॉयर भी करा दिए थे, ठीक है। तो इससे आगे का जो पोर्शन है उसमें आते हैं फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स, ये आएंगे। फिर पढ़ेंगे हम पनडुब्बियाँ, पनडुब्बियों के बारे में, फिर टॉर्पीडो, और फिर ये। अच्छा, इसमें एक हथियार वाला पोर्शन और था, वो मैंने करा दिया या रह गया है? है? कराना है, ठीक है। चलो लिखो तो। फ्रिगेट्स, हाँ जी। फ्रिगेट्स क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था कि है तो ये सारे युद्धपोती, लेकिन इनका आकार जो है छोटा होता जा रहा है। पहले सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, फिर डेस्ट्रॉयर, फिर आगे फ्रिगेट्स, और इनसे भी छोटे होते हैं क्या? कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स और फ्रिगेट लगभग सेम ही आकार के होते हैं। इनके पर्पज अलग अलग है, उद्देश्य अलग अलग होते हैं। जैसे डेस्ट्रॉयर है वो तो युद्ध के लिए काम आएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर है युद्ध के लिए काम आएगा। लेकिन फ्रिगेट्स जो हैं, फ्रिगेट्स, इनका क्या होता है कि उस जगह पर यूज किया जाता है जहां तीव्र गति से हमें अटैक करना हो या तीव्र गति से पहुंचना हो। जैसे मान लो इनको पता लग गया कि भाई 500 किलोमीटर की दूरी पर कोई घुसपैठ हुई है, तो वहां पर बड़ा जहाज जो है उसकी स्पीड कम रहेगी तो वो नहीं पहुंच पाएगा। तो वहां ऐसी चीजें बनाई जाती हैं कि वो स्पीड से ज्यादा से चलें, और उन पर छोटे मोटे क्या हों, हथियार भी हों, तो वो वहां जाकर संभाल लें स्थिति को। तो इनकी खास बात यही होती है कि आकार में छोटे होते हैं, गति इनकी तेज होती है, और समुद्र में जो घुसपैठ वगैरह होती है उनको रोकने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए, परिभाषा लिखेंगे इसकी। लिखना, ऐसे युद्धपोत, ऐसे युद्धपोत जो अपेक्षाकृत आकार में छोटे, जो अपेक्षाकृत आकार में छोटे, अपेक्षाकृत आकार में छोटे, परंतु तीव्र गति से, परंतु तीव्र गति से चलने में सक्षम होते हैं, सक्षम होते हैं, तीव्र गति से चलने में सक्षम होते हैं, उन्हें फ्रिगेट युद्धपोत कहा जाता है। फ्रिगेट युद्धपोत कहा जाता है। ऐसे युद्धपोत, ऐसे युद्धपोत व्यापारिक गतिविधियों, व्यापारिक गतिविधियों और समुद्री आवागमन के समय, समुद्री आवागमन के समय घुसपैठ को रोकने के लिए, घुसपैठ को रोकने के लिए या तीव्र गति से दुश्मन पर हमला करने के लिए, तीव्र गति से
दुश्मन पर हमला करने के लिए विकसित किए जाते हैं। भारत में फ्रिगेट्स की निम्न श्रेणियां हैं। फ्रिगेट्स की निम्न श्रेणियां हैं। ठीक है, अब उन श्रेणियों के हमें केवल नाम लिखने हैं। ये बहुत सारे हैं, नाम याद हो जाए तो हमें बहुत है। पहली लिखेंगे आप शिवालिक क्लास फ्रिगेट। शिवालिक क्लास फ्रिगेट। आप चाहें तो आईएनएस सब में लगा सकते हैं, आईएनएस शिवालिक ऐसे लिख सकते हैं। आईएनएस तो आएगा ही आएगा। शिवालिक क्लास फ्रिगेट लिखो। इस श्रेणी में 3 युद्धपोत शामिल हैं। इस श्रेणी में 3 युद्धपोत शामिल हैं। तीन युद्धपोत शामिल हैं जो कि निर्देशित मिसाइलों से युक्त होते हैं। 3 कौन कौन से हैं भाई? एक तो यही हो जाएगा आईएनएस शिवालिक, लिख दो आईएनएस शिवालिक। दूसरा आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस सतपुड़ा। आईएनएस सह्याद्री, अगर आप समझ पा रहे हैं तो तीनों का नाम किसके आधार पर है? पहाड़ियों के नाम पर। ठीक है, शिवालिक, सतपुड़ा और सह्याद्री। ठीक है, नेक्स्ट लिखो तलवार क्लास फ्रिगेट्स। दूसरा, पहला हो गया ये फ्रिगेट्स की पहली श्रेणी हो गई। दूसरा लिखिए, दूसरा आईएनएस तलवार क्लास फ्रिगेट्स। तलवार क्लास फ्रिगेट्स लिखो। डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई यह फ्रिगेट्स की सबसे बड़ी श्रृंखला है। यह फ्रिगेट्स की सबसे बड़ी श्रृंखला है। फ्रिगेट्स की सबसे बड़ी श्रृंखला है जिसके अंतर्गत निर्देशित मिसाइल, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बनाए गए हैं। जिसके अंतर्गत निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट्स, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बनाए गए हैं। निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट्स बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। नाम लिखने हैं सभी के, लिखो नाम। पहला आईएनएस तलवार, तलवार क्लास है तो क्या आएगा? आईएनएस तलवार। नेक्स्ट लिखो आईएनएस
त्रिशूल, INS त्रिशूल, INS तलवार, INS त्रिशूल। नेक्स्ट INS तावर। तीसरा है ये तावर, ता तराजू, अच्छा बर, हाँ। आई INS तेग, INS तेग, INS त्रिकांड, इंसान आज नाम से ही डर जाए, लिख दो ताबर, यही बोलना है क्या? त्रिकांड, तेग, तलवार, एक लिखो INS तरकस, INS तरकस। ठीक है, तो ये फ्रिगेट्स की सबसे बड़ी श्रृंखला है, सबसे बड़ी श्रृंखला है। नेक्स्ट लिखो, इसके अलावा नेक्स्ट क्लास आएगी, लिखना ब्रह्मपुत्र क्लास, तीसरा लिखेंगे INS ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट्स। लिखो ब्रह्मपुत्र क्लास के अंतर्गत, ब्रह्मपुत्र क्लास के अंतर्गत, ब्रह्मपुत्र क्लास के अंतर्गत DRDO के द्वारा, DRDO के द्वारा 3 फ्रिगेट्स विकसित किए गए हैं। 3 फ्रिगेट्स विकसित किए गए हैं। ठीक है, ये सभी सेम कहानी होगी, क्या है? गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स, ये सभी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। 3 कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा INS ब्रह्मपुत्र, INS ब्यास, ब्यास नदी, INS एक नदी है बेतवा, लिख दो। नाम क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें से? सिर्फ और सिर्फ जो आएंगे MCQ की बात कर रहा हूं। प्री में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसमें ऑप्शन देगा कि भाई इनमें से कौन से फ्रिगेट्स हैं, कौन सा कॉर्वेट की श्रेणी है, कौन सा कॉर्वेट है, कौन सा नहीं है, फ्रिगेट कौन सा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, या फिर हो सकता है सीरीज भी पूछ ले कि इस सीरीज का ये है या नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे इन्होंने क्रम से बनाए हैं ये, कोई पहाड़ियों के नाम पे, कोई नदियों के नाम पे, इस तरीके से। तो ये सब नेक्स्ट लिखो, एक और क्लास चौथी, फ्रिगेट्स की चौथी क्लास है INS गोदावरी, INS गोदावरी क्लास फ्रिगेट्स। लिखना DRDO के द्वारा, DRDO के द्वारा इस श्रेणी में 3 युद्धपोत विकसित किए गए, 3 युद्धपोत विकसित किए गए हैं।
परंतु वर्तमान में ये सभी सेवा मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में ये सभी सेवा मुक्त हो चुके हैं, मतलब इनकी उम्र हो गई। हाँ, हटा दिए नाम, लेकिन लिख लो। पहला है आईएनएस गोदावरी, आईएनएस गंगा, आईएनएस गोमती। ये तीनों अब कार्य नहीं करते हैं। कार्य करने वाले टोटल कितने बचे हैं अब आपके पास? काउंट करो। फ्रिगेट्स टोटल कितने काम कर रहे हैं? 12। ठीक है, 3 जो थे टोटल कितने थे? 15, जिनमें से 3 सेवा मुक्त हो गए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कॉर्बेट्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये फ्रिगेट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लिखो कॉर्बेट्स। कॉर्बेट्स हाँ जी, लिखो। ये तुलनात्मक रूप से सबसे छोटे, ये तुलनात्मक रूप से सबसे छोटे युद्धपोत होते हैं। ये तुलनात्मक रूप से सबसे छोटे युद्धपोत होते हैं। तुलनात्मक रूप से सबसे छोटे युद्धपोत होते हैं। भारत में, सॉरी, सबसे छोटे युद्धपोत होते हैं, परंतु अत्यधिक तीव्र गति के साथ, अत्यधिक तीव्र गति के साथ समुद्री क्षेत्र में, अत्यधिक तीव्र गति के साथ समुद्री क्षेत्र में निगरानी करने में सक्षम होते हैं। निगरानी करने में सक्षम होते हैं। इन्हें जासूसी युद्धपोत, इन्हें जासूसी युद्धपोत के रूप में विकसित किया जाता है। जासूसी युद्धपोत के रूप में विकसित किया जाता है। भारत में इनकी निम्न श्रेणियां हैं। भारत में इनकी निम्न श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली लिखिए आईएनएस कामूर्ता श्रेणी। कामूर्ता श्रेणी या कामूर्ता क्लास लिख सकते हैं आप। कामूर्ता, हाँ जी। कामूर्ता श्रेणी के जो युद्धपोत हैं, जो कॉर्बेट श्रेणी में आते हैं, ये डीआरडीओ ने ये मान सकते हैं कि ये लेटेस्ट है बिल्कुल। सबसे पहला इनमें जो युद्धपोत बना वो 2014 में बना, और उसके बाद लगातार इनके परीक्षण हुए हैं। 4 हैं इस श्रेणी में, और ये अभी
लेटेस्ट हैं, ज़्यादा सुविधाओं से युक्त हैं और अभी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है आपसे, लिख दीजिए। डीआरडीओ डीआरडीओ के निर्देशन में डीआरडीओ के निर्देशन में भारतीय नौसेना के लिए कामोर्ता श्रेणी के अंतर्गत चार कॉर्वेट्स युद्धपोत कामोर्ता श्रेणी के अंतर्गत 4 कॉर्वेट्स युद्धपोत विकसित किए गए। इन सभी की मुख्य विशेषता स्टील्थ पनडुब्बी रोधी यानी स्टील्थ एंटी सबमरीन पनडुब्बी रोधी मिसाइलों का उपयोग करना है। स्टील्थ पनडुब्बी रोधी मिसाइलों का उपयोग करना है। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, एक तो ये सारे के सारे युद्धपोत भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, मतलब रेडिएशंस अगर आती हैं तो इनका पता नहीं कर सकती हैं। दूसरा, इन सब पर क्या है, एंटी सबमरीन मिसाइल्स हैं। एंटी सबमरीन का मतलब जो दुश्मन की पनडुब्बी को नष्ट कर सकती हैं और हमारी पनडुब्बियों की क्या कर सकती हैं, सुरक्षा कर सकती हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे हम, पनडुब्बी रोधी मिसाइल्स। कोई भी, जैसे मान लो आप ये कह रहे हो कि भाई एंटी वॉरशिप है, तो इसका मतलब वो जहाज को नष्ट करने की क्षमता रखने वाली मिसाइल है। ठीक है, तो रोधी का मतलब जहां भी शब्द आ जाए, पनडुब्बी रोधी, युद्धपोत रोधी, कोई भी उपग्रह रोधी मिसाइल बनाई जाती हैं जो उपग्रहों को नष्ट कर देती हैं और हमारे उपग्रहों की क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। तो इस तरीके से लिखो, 4 हैं इसमें, इस श्रेणी में कितने हैं, 4। पहला लिखो, लिस्ट बना दो पहले चारों की, फिर उनके साथ लिखेंगे। पहला लिखेंगे INS कामोर्ता, सीरीज क्रम से लिखना ताकि ईयर भी आपको क्या हो, याद आए। हाँ, फिर आएगा किल्तान, INS किल्तान, फिर आएगा INS किवरती, चौथा INS कादमत। 4 हैं, कामोर्ता, किल्तान, किवरती, कादमत। पहले वाले के सामने लिखो, लिखिए, अगस्त 2014 में भारतीय नौसेना को समर्पित। अगस्त 2014 में भारतीय नौसेना को समर्पित। ठीक है, दूसरा और तीसरा दोनों के साथ लिख दो, दोनों को एक साथ। 2015 में भारतीय नौसेना में शामिल। 2015 में भारतीय नौसेना में शामिल, किल्तान और किवरती। और कादमत के बारे में लिखना, 2016 में भारतीय सेना में शामिल।
ठीक है, 4 हैं और चारों के चारों 2014, 15, 16 लगातार बने हैं। इनके नाम थोड़े से अजीब लग रहे होंगे आपको, किल्तान, कादमत, कहां से आए ये नाम? ये सभी नाम अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके जो छोटे छोटे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, उनके नाम है ये। तो लिख दो इनका नामकरण, नीचे लिख दो एक पॉइंट, इनका नामकरण अंडमान निकोबार, इनका नामकरण अंडमान निकोबार के छोटे द्वीपों के नाम पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनका वजन लगभग 4500 टन है, प्रत्येक का 4500 टन वजन है। इनका वजन 4500 टन। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एक और, इन सभी पर रेवती रडार, रेवती रडार याद है आपको? पहले मैंने लिखाया था रोहिणी, रोहिणी का बनाया था कौन सा नौसेना के लिए? रेवती। इन सभी पर रेवती रडार लगाया गया है। नेक्स्ट, इन सभी का निर्माण, इन सभी युद्धपोतों का निर्माण गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये सब जो हैं आपके कॉर्वेट्स हैं और इसमें 4 हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो आईएनएस सरयू, दूसरी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं हम। आईएनएस सरयू क्लास, सरयू क्लास, लिखना डीआरडीओ के द्वारा सरयू क्लास के अंतर्गत 4 सरयू क्लास के अंतर्गत 4 कॉर्वेट्स विकसित किए गए हैं जो कि समुद्र में गश्ती युद्धपोत, गश्ती युद्धपोत को इंग्लिश में कहेंगे पेट्रोलिंग वेसल्स या पेट्रोलिंग वॉरशिप के रूप में कार्य करते हैं, गश्ती युद्धपोत के रूप में कार्य करते हैं।
गश्ती का मतलब जो गश्त लगाते हैं, निगरानी करते हैं। ठीक है, तो सरयू जो क्लास है वो गश्ती युद्धपोतों की है, गश्त लगाने वाले। और इसके अंतर्गत कितने हैं? 4। 4 कौन कौन से हैं लिखो। पहला आईएनएस सरयू, आईएनएस सुनैना, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस सुमित्रा। सुमित्रा पहले वाले की ईयर लिखो 2012, पहले वाले की 2012, दूसरे की 2013 और तीसरे चौथे की 2014। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन सभी, ये सभी युद्धपोत लगभग 2200 टन वजन के हैं, 2200 टन वजन वाले हैं। ये सभी युद्धपोत लगभग 2200 टन वजन वाले हैं। बाईस सौ टन वजन वाले हैं। इनकी लिखना अधिकतम चाल 25 नॉट, 25 नॉट। नॉट क्या होती है? समुद्र में, समुद्र में जो गति निकालते हैं, समुद्री मील जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो निकाली जाती है स्पीड, वो होती है। ठीक है, चलिए अब आप एक और लिखेंगे, बाकी के अब केवल नाम लिखने हैं। ये कंप्लीट, ये एक तरीके से हो गया। तीसरा लिख दो। तीसरा नाम तो नाम लिखा देते हैं, बाकी इनसे कम चांसेज है पूछने के। लिखो कोरा क्लास कॉर्बेट। कोरा, सी, ये बी तक हो गया। सी लिखेंगे कोरा क्लास, कोरा क्लास कॉर्बेट्स। लिख दो। इस श्रेणी में 4 युद्धपोत बनाए गए हैं। 4 युद्धपोत बनाए गए हैं। पहला आईएनएस कोरा, दूसरा आईएनएस किर्च, तीसरा आईएनएस कुलिस और चौथा आईएनएस कारमुक। कोरा, किर्च, कुलिस, कारमुक। ठीक है, ये 4 क्या हैं? कॉर्बेट्स हैं। कम चांसेस हैं बहुत, मतलब इसमें, क्योंकि ये पुराने हो गए सारे। नेक्स्ट लिखो, एक और क्लास लिख दो। एक और क्लास लिखना खुकरी क्लास कॉर्बेट। खुकरी, हाँ जी। मुझे क्या जरूरत पड़े, मुझे कौन सा एग्जाम देना है? तो मैं लिखा रहा हूं बस। खुकरी क्लास कॉर्वेट्स।
लिखो, लिखो इस श्रेणी में निम्न कॉर्बेट्स 4 हैं, ये भी 4, इस श्रेणी में 4 कॉर्बेट्स विकसित किए गए। आईएनएस खुखरी, आईएनएस कुठार, आईएनएस कुठार नेक्स्ट आईएनएस कृपाण, सब हथियार हैं ये। आईएनएस खरंज, खरंज, खरंज नहीं, सॉरी भूल गया, उल्टा लिख दिया, खंजर। ठीक है, बस इतना याद रखिए। तो ये हैं आपके क्या कॉर्बेट्स। नेक्स्ट लिखो पनडुब्बियां, हेडिंग डालो, ये हो गए पूरे कंप्लीट हो गए। सर्विलांस क्या होते हैं, क्या कह रहे हो? सर्विलांस किस में आते हैं? सर्विलांस एक शब्द है बेटा, जिसका मतलब निगरानी होता है, ये किसी में नहीं आते हैं। एक्चुअल में ये है भी इतने, देखो इनकी संख्या भी इतनी है कि जब उसने बोला ना तो एक बार सोचने पे मैं भी मजबूर हो गया, मैंने कोई नया तो नहीं आ गया और तो नहीं आ गया, क्योंकि है ही इतने ये। एक्चुअल में क्या होता है कि इनको सबको याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो चर्चा में रह रहे हैं, जो मैंने आपको पूरे डिटेल में लिखा है उनको पढ़ लेना, इन पे बाकी पे नजर डाल लेना एक, क्योंकि क्या होता है कई बार चीजें आपको क्या होती हैं प्रॉपर याद नहीं होती, लेकिन पेपर में सट थोड़ा बहुत अनुमान से क्वेश्चन सही हो जाता है कि यार ये इसमें था, ये इसमें था, ऐसा कुछ पढ़ा तो था, तो उस हिसाब से क्वेश्चन सही हो जाता है। तो इतना थोड़ा बहुत इन पे रीडिंग जरूर मार लेना, और एक साथ आपको लिखा दिए तो इधर उधर आपको देखने नहीं पड़ेंगे, मकसद ये है। नहीं तो आप फिर इनको, मुझे पता है कि आप देखने का तो सवाल ही नहीं उठता कि आप अलग से कोई प्रयास करोगे, है कि नहीं? हाँ, लिखो भाई। नेक्स्ट लिखो सबमरीन, पनडुब्बियां। क्या होती है पनडुब्बी? पानी में डुबकी लगाती हैं और फिर डुबकी लगा के बाहर आ जाती हैं। देखो बिल्कुल सही बात है, पनडुब्बी है तो एक प्रकार के क्या पोती है, यानी जहाज है, एक प्रकार के समुद्र में चलने वाले वाहन है, ऐसे समुद्री वाहन है जो पानी की सतह के नीचे चलकर युद्ध के कार्य, युद्ध के उद्देश्य से काम में लिए जाते हैं। उनका काम भी युद्ध लड़ना ही है। पनडुब्बी ऐसे नहीं है कि समुद्र के नीचे सैर करने के लिए, घूमने के लिए बनाई जाती हैं, ऐसा नहीं होता, बनाई भी जाती हैं, खैर उसके लिए भी बनाई जाती हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने बना ली हैं। अभी आपने देखा हो तो चर्चा में रहा था वो, हाँ काफी अमीरों को लेके वो गया था उसको टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने के लिए। वो टाइटैनिक जहाज है ही, वो क्या बोलते हैं वो, हाँ क्या बोलते हैं उनको, जो दुर्भाग्य क्या बोलते हैं, मनुष्य। वो टाइटैनिक जहाज था ही मनुष्य, मतलब वो खुद मरा, उसमें इतने सारे लोग मरे, वो तो है ही। अब उसको दिखाने के लिए लोग लेके जा रहा था तो वो भी मर गया। लोगों के भी शौक कैसे कैसे हैं, लोगों के शौक ऐसे हैं कि उन्होंने पनडुब्बी बनाई, पहली बात तो एक कंपनी ने पनडुब्बी बनाई, और फिर उसने उस पनडुब्बी का उपयोग कर दिया किसके लिए, ट्रैवलिंग के लिए, और लोगों की बुकिंग शुरू कर दी कि जो टाइटैनिक जहाज डूबा था उसका मलबा पड़ा हुआ है, उस मलबे को हम दिखा के लाएंगे आपको कहाँ पड़ा है। और मजेदार बात यह है कि लोगों में उसको देखने की उत्सुकता भी थी कि हम देख के आएंगे, और करोड़ों रुपए उसके लिए उन्होंने क्या किए, फीस भरी।
क्योंकि पनडुब्बी में बैठना कोई मजेदार बात वैसी थोड़ी है, मजाक थोड़ी है। इतने ज्यादा प्रेशर पर पनडुब्बी जब नीचे जाती है तो समुद्र के पानी का पूरा दाब रहता है। भाई आप जैसे मान लो कहीं से नीचे सतह पर जो हो और ऊपर कोई भी चीज है तो उसका प्रेशर, उसके वजन का प्रेशर आपके पास होगा कि नहीं होगा? तो वहां तो वो पूरे समुद्र के पानी का प्रेशर झेल रही है, तो नीचे जाती है तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उस पर, और उस प्रेशर के कारण वो क्या हो सकती है, फट सकती है। उस प्रेशर को झेलना ही सबसे बड़ी खासियत होती है पनडुब्बी की। और जितना नीचे लेते जाओगे पनडुब्बी को, गहराई में उतारोगे, उतना ही प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपने एक मूवी देखी हो गाजी अटैक, देखी है? भारत पाकिस्तान के ऊपर बनी है गाजी अटैक, जो वास्तव में हुआ था, जिसमें हुआ था तो भारत की एक पनडुब्बी थी, उसमें क्या हुआ, छिद्र हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसमें सैनिकों को, कुछ तो मर ही गए थे, कोई शायद बचा हो तो बचा हो। तो मेन जो वो होता है पनडुब्बी में वो ये है कि भाई नीचे जब गहराई में जाते हैं तो दाब बढ़ता जाता है, उस दाब को झेलने की शक्ति उसमें होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, एक से एक बढ़िया बेहतरीन तकनीक के आधार पर पनडुब्बी बनाई जा रही है। भारत ने भी पनडुब्बी के क्षेत्र में खूब अच्छे से काम किया है। पनडुब्बियों की जो श्रेणियां होती हैं वो लगभग 3 होती हैं, मतलब 3 प्रकार की होती हैं। कैसे? पनडुब्बी पानी की सतह के नीचे हो सकता है 2, 4, 5, 6 महीने तक रहे, ऐसे नहीं कि बाहर आ गई। समझो, एक कंसेप्ट को समझो कि कोई भी व्हीकल हुआ, कोई भी व्हीकल हुआ, उस व्हीकल को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। क्या चाहिए? ईंधन, फ्यूल चाहिए। ठीक है, इस ईंधन का मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी वाहन है, व्हीकल है, व्हीकल के अंदर क्या लगा रहता है, इंजन। क्या लगा रहता है? इंजन। और इस इंजन को ऑपरेट करने के लिए, संचालित करने के लिए आपको क्या चाहिए, ईंधन चाहिए, फ्यूल। क्योंकि ये जो फ्यूल है जब जलता है, ये फ्यूल जब जलता है तो इस इंजन को शक्ति मिलती है। इंजन को क्या मिलती है? शक्ति। और इंजन उसको चलाता है, गाड़ी को। समझिए बात? तो ईंधन के दहन से इसको क्या मिलेगी, इंजन को शक्ति। शक्ति द पावर। ठीक है, साउथ की फिल्म का नाम है। और चलो अब ऐसे उल्टा कर देते हैं तीर, ईंधन से इंजन और इंजन से व्हीकल, ऐसे मान लो। लेकिन ईंधन जो है, ईंधन जब तक ये जलेगा नहीं तब तक इंजन को शक्ति मिलेगी नहीं। और ईंधन कभी भी खुद से नहीं जल सकता, उसको जलाने के लिए क्या करने होते हैं, प्रयास करने होते हैं। ईंधन को जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो कोई भी ईंधन हो, उसका अगर आपको दहन करना है, दहन का मतलब होता है, इंग्लिश में लिखते हैं कंबस्टन, उसको जलाना है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करने के लिए, यानी ईंधन को जलाने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वो कहलाता है ऑक्सीकारक। क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीडाइजर। और दुनिया का सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन गैस किसी भी ईंधन को जलाने में क्या होती है, सहायक होती है, जलाने में सहायक होती है। समझिए बात? अच्छा, अब जो व्हीकल, ये जो व्हीकल हैं जो स्थल पे चल रहे हैं, स्थल पर चल रहे हैं व्हीकल, जैसे आपका मान लो 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल आपकी, ठीक है, आपकी कार है, ट्रक है, इन सब में एक तो होता है टैंक, एक होता है टैंक। टैंक में भर देते हैं आप फ्यूल। आपने कभी ऑक्सीजन भरवाई है क्या इसको जलाने के लिए?
आपने कभी, पहली बात तो ये आपको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है कि ईंधन को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। चलो मान लो पता भी लग गया, तो आपकी गाड़ी में ईंधन के अलावा ऑक्सीजन के लिए कोई टैंक आता है क्या? नहीं आता ना। तो उसमें इंजीनियर क्या करते हैं, डायरेक्ट व्यवस्था ऐसी कर देते हैं कि जहां पर ये फ्यूल है वहां पर वायु से क्या आ जाए, ऑक्सीजन, और वो इसको क्या करे, जलाए अपने आप ही। है किसको? ऑक्सीजन मिल जाती है ना वातावरण से, तो वातावरण से ऑक्सीजन लेके अपने आप ही वो क्या करता है, इस ईंधन को जलाने लग जाता है। जलाने लगता है तो इंजन को शक्ति मिल जाती है, आपकी गाड़ी दौड़ने लगती है। ठीक है, ये तो बात हो गई स्थल की। अब बात करते हैं जल की। किसकी बात करते हैं? जल की। ये वही कहानी है, एक जलीय जीव और एक स्थलीय जीव। तुम लोग जीवित इसलिए हो, खुले वातावरण में ऑक्सीजन है, आराम से श्वसन कर रहे हो, लेकिन जलीय जीव भी तो ऑक्सीजन करते होंगे, ऑक्सीजन का लेकर श्वसन करते होंगे। वो कहां से करते हैं? वो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में भी ऑक्सीजन घुलित होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसको कहते हैं, तो वो उसका उपयोग करते हैं। अब यहां पर आप पंगे ले रहे हो। क्या पंगे ले रहे हो? कि अभी तक जो व्हीकल थे उनको स्थल पे चलाया जा रहा था, लेकिन अब आप कह रहे हो नहीं साहब, हम तो समुद्र के भीतर चलाएंगे। कहां पर चलाएंगे? समुद्र के भीतर। अब आप किसी पनडुब्बी को समुद्र के भीतर ले आए। ये मान लीजिए समुद्र है, समुद्री सतह। अब इसमें पनडुब्बी में दो व्यवस्थाएं करो आप, आपको करनी पड़ेंगी। क्या? एक तो टैंक किसके लिए? फ्यूल के लिए। और दूसरा टैंक किसके लिए? ऑक्सीडाइजर के लिए। क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीजन वहां पर मिलेगी नहीं, और आप जलीय जीव हो नहीं जो उसमें से घुलित ऑक्सीजन को ले लें। भाई ये तो व्हीकल ही तो है, उनमें तो भगवान ने, प्रकृति ने बनाया है उनको कि वो ऑक्सीजन का उपयोग कर पाते हैं उसका, तो आप ऐसा कर नहीं सकते। तो फिर क्या? तो उसके लिए फिर ऑक्सीडाइजर क्या किए जाते हैं, भरकर भेजे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि ये जो पनडुब्बी है, पनडुब्बी यहां पर सतह पर है, सतह पर, और चल रही है। ठीक है, सतह पर चल रही है। इसने बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ले ली, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ले ली, फ्यूल इसके पास है, और फिर ये इस पे चली थोड़ी देर, फिर ये नीचे प्रवेश कर गई, फिर ये नीचे प्रवेश कर गई। जैसे इसकी ये ऑक्सीजन खत्म होगी, इसको वापस कहां आना पड़ेगा? इस पर आना पड़ेगा, सतह पर। और जब ये सतह पर आएगी, दुश्मन इसकी लोकेशन को क्या कर सकता है? ट्रैक कर सकता है, और ट्रैक कर सकता है तो फिर इसको उड़ाया जा सकता है, यानी नष्ट किया जा सकता है। तो पनडुब्बी एक तो ऐसी होती हैं जो लगातार पानी की सतह के नीचे लंबे समय तक रह पाती हैं, तो उनमें तो बना दिए जाते हैं ऑक्सीकारक के फ्यूल, वो मतलब टैंक बना दिए जाते हैं, भारी मात्रा में ऑक्सीकारक भर दिया जाता है। एक वो होते हैं जिनमें टैंक नहीं बनाए जाते, वो वातावरण से ही ऑक्सीजन लेती हैं, वातावरण से ऑक्सीजन ली, थोड़ा बहुत जितना भी कैपेसिटी उसकी होती है उतना भरा और नीचे चली गई। फिर जैसे खत्म होगा फिर वातावरण पर ऊपर सतह पर आई, पानी की सतह पर कुछ समय तक रही, फिर उसने टैंक फिल किया, फिर नीचे चली गई। समझिए? तो ऐसी पनडुब्बी जो पानी की सतह के नीचे लंबे समय तक रह सकती हैं, वो ज्यादा खतरनाक होती हैं, उनका पता नहीं लग पाता। और जिनको बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता है कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद, कुछ दिन बाद, तो उनका पता लग जाता है। समझ गए बात? इनमें से जो दोनों टैंक वाली हैं, जिसमें ऑक्सीकारक का भी टैंक है और फ्यूल का भी टैंक है, ये जनरली वो पनडुब्बी होती हैं जिनमें न्यूक्लियर प्लांट लगाए जाते हैं, यानी इनमें बायकादार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे लगाए थे हमने। भारत की एकमात्र पनडुब्बी है जो नाभिकीय ऊर्जा से संचालित होती है। कौन सी है? अरिहंत, सबसे बड़ी पनडुब्बी वही है।
तो सबसे बेस्ट जो पनडुब्बी होती है वो होती है नाभिकीय ऊर्जा से। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी क्यों लेते हैं, उसका कारण समझिए भाई। एक तो होता है क्या कि आप डीजल पेट्रोल से चला लो, सस्ता है। एक है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी दे रहे हो, न्यूक्लियर एनर्जी दे रहे हो, फिर उससे विद्युत ऊर्जा बनाओगे, फिर उससे चलाओगे। क्यों न्यूक्लियर एनर्जी ज्यादा अच्छी क्यों होती है? उसमें क्या होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है। अच्छा, और कोई? कम वोल्टेज में ज्यादा वर्क करती है। और कोई? हाँ, तो यूरेनियम से क्या फायदा है? अच्छा चलो एक चीज बताओ, एक चीज बताओ मुझे, सुनो। आपने ऊर्जा के सोर्स पढ़े होंगे, ऊर्जा के स्रोत पढ़े होंगे, पढ़ते हैं परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत। परंपरागत में तो आपके कौन से आते हैं, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सारे आते हैं। गैर परंपरागत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, ये सारे आते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी वाला किस में आता है, परंपरागत में कि गैर परंपरागत में? न्यूक्लियर एनर्जी वाला किस में आता है? कभी सोचा है? नहीं सोचा। कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा। ज्योग्राफी में नहीं पढ़े कि ये टॉपिक तुम लोगों ने? पढ़े नहीं, कोई बात नहीं। न्यूक्लियर, देखो कोई भी ऐसा एनर्जी सोर्स, कोई भी कंसेप्ट समझ लो, कोई भी ऐसा एनर्जी सोर्स जिसकी मात्रा लिमिटेड है, सीमित है। सीमित का मतलब भाई एक दिन ना एक दिन वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, और जिसका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा हो। दो कंडीशन, एक तो मात्रा सीमित हो और लंबे समय से उसका उपयोग किया जा रहा हो, वो सब परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आते हैं। और जो लेटेस्ट हैं, लेटेस्ट हैं, अभी चालू हुए हैं, जिनका उपयोग अभी शुरू हो रहा है, और असीमित हैं जो कभी समाप्त नहीं होने वाले, वो क्या कहलाते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो पवन ऊर्जा कभी समाप्त होगी क्या? हवा तो चलेगी। सौर ऊर्जा, जिस दिन सूर्य खत्म उस दिन कौन बचेगा हम में से देखने के लिए? कोई नहीं बचने वाला। तो सौर ऊर्जा हमेशा चलेगी। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी बनती है यूरेनियम से, थोरियम से। ये भंडार हैं, एक ना एक दिन क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म होगा। तो जब ये खत्म हो जाएंगे तो ये सीमित हो गए, और सीमित हो गए तो कौन से हो गए, परंपरागत। नाभिकीय ऊर्जा को गलती बहुत करते हैं, जनरली गैर परंपरागत मान लेते हैं, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है, लेकिन इतनी भी मॉडर्न नहीं है। कम से कम 70 साल पहले से कौन बना रहा है, अमेरिका बना रहा है। 80 साल, 70-80 साल पहले से कौन बना रहा है, रूस बना रहा है, जापान बना रहा है। तो ये कहाँ की नई तकनीक हो गई जो 70-80 साल से चल रही है, और एनर्जी सोर्स क्या है, सीमित है। तो इसलिए किस में आते हैं, परंपरागत में, ठीक है। लेकिन परंपरागत एनर्जी सोर्स जितने भी हैं, उन सब में अगर तकनीकी रूप से देखें तो सबसे बेहतर नाभिकीय ऊर्जा सोर्स है। उसका कारण समझो, उसका कारण क्या है। आप डीजल पेट्रोल जब अपने व्हीकल में किसी में भी यूज करते हैं, तो भारी मात्रा में डीजल पेट्रोल जलाने से जो एनर्जी मिलती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज जो हैं, एक ऐसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स कैसे करते हैं समझो, एक छोटी सी चीज। न्यूक्लियर एनर्जी डिपेंड करती है नाभिकीय विखंडन पर। किस पे डिपेंड करती है, नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है, ये वैसे आपके सिलेबस में है, बाकायदा मेंस में दिया हुआ है, ये टॉपिक भी हमें पढ़ना है। इसमें होता क्या है, एक भारी नाभिक होता है। एक क्या होता है, भारी नाभिक। भारी नाभिक का मतलब एक जो पदार्थ है कोई भी लिया आपने, उसके जो नाभिक हैं वो भारी होने चाहिए, उनका वजन ज्यादा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 92 यूरेनियम
235। तो इसका परमाणु भार कितना है? 235 है। फिर इस पर हम क्या करते हैं? इस पर हम न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं। किसकी बौछार करते हैं? न्यूट्रॉन की। और इस नाभिक को हम क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। इस नाभिक को तोड़ने पर दो हल्के नाभिक बनते हैं। क्या बनते हैं? दो हल्के नाभिक बनते हैं। एक नाभिक को तोड़ा हमने और दो हल्के नाभिक बने। लेकिन यहां पर जब इन्होंने देखा कि जो भारी नाभिक है उसका वजन दोनों हल्के नाभिकों को जोड़ने पर ज्यादा था, कुछ वजन क्या हुआ? कम हुआ। आई बात समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जो भारी नाभिक था ना, उसका टोटल वजन ज्यादा था। जो दो बने उन दोनों को जोड़ भी दिया हमने, फिर भी वजन क्या निकला? कम निकला। इसका मतलब इस प्रक्रिया में यहां पर कहीं ना कहीं मास डिफेक्ट हुआ है। क्या हुआ है? मास डिफेक्ट हुआ है। मास डिफेक्ट का मतलब होता है द्रव्यमान क्षति हुई है, द्रव्यमान में कमी हुई है। आप कहोगे सर कितनी कमी हुई है? तो कमी को दिखाते हैं डेल्टा एम से। एक मास का टुकड़ा ले लिया और ये कितनी है? कैपिटल एम में से घटा दो किसको? m1 प्लस m2 को। इतनी कमी आएगी। ठीक है। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे तो कुछ सिद्ध नहीं हुआ। इससे ये सिद्ध हुआ, एक महान वैज्ञानिक जिसके कारण ये महान बने। हालांकि वैसे तो आइंस्टीन की बहुत सारी, इसे आधुनिक भौतिकी का जन्मदाता कहा जाता है। ये मॉडर्न फिजिक्स के क्या हैं? फादर हैं। तो इन्होंने कहा जाता है 100 से ज्यादा पेटेंट कराए हैं, 100 से ज्यादा खोज की हैं। लेकिन अगर आप आइंस्टीन की सबसे उम्दा जो खोज है उसके बारे में बात करें, जो सबसे बेहतरीन खोज की गई इसके द्वारा, इनके द्वारा, वो थी E=mc²। इसे कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा सापेक्षिकता का सिद्धांत, मास एनर्जी रिलेटिविटी थ्योरी। और ये जो थ्योरी है ये कहती है कि इस ब्रह्मांड में दो चीजें हमेशा सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। क्या क्या? एक तो द्रव्यमान और एक ऊर्जा। एक ऊर्जा कभी भी ना बनाई जा सकती है ना कम की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। सेम मास, मास की भी यही बात है कि इस पृथ्वी का जो टोटल मास है वो कभी कम नहीं होने वाला। इधर से उधर हो जाएगा, इधर से उधर चला जाएगा। हो सकता है आपने इस बिल्डिंग को तोड़ के दूसरी बिल्डिंग बना दी हो, लेकिन है तो पृथ्वी भाई। पृथ्वी का, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण पृथ्वी का वायुमंडल है। वायुमंडल में धूल के कण हैं, जहां तक भी हैं वो पृथ्वी के हैं। इससे बाहर पृथ्वी एक कण को नहीं जाने देती, एक कण भी यहां से बाहर नहीं निकलता है, इसी में रहता है, ना आता है ना जाता है। जो है वो ये है। समझ रहे हैं? गीता का सार है ये। क्या लाया था क्या लेके आ जाएगा, जो लिया यहीं से लिया। तो आपका हमारा सबका निर्माण यहीं से, जो तत्व हैं उन्हीं से हो रहा है, और एक दिन यहीं पर सब बिखर जाएगा, डिकम्पोज हो जाएंगे हम सब। समझ रहे हैं? तो मास और एनर्जी दोनों का कंजर्वेशन साथ साथ चलता है। और ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन अपने E=mc² फॉर्मूले से सिद्ध कर चुके हैं। इनको केवल वैज्ञानिक ही मत समझो, ये बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। आइंस्टीन हुए, अरस्तु हुआ। अरस्तु दार्शनिक ज्यादा था और साइंटिस्ट भी था। बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का जनक है, जूलॉजी का जनक है, अरस्तु को कहा जाता है। तो ये सारी चीजें इनकी साथ साथ चलती हैं। अच्छा, अब आइंस्टीन के इस सिद्धांत को अगर आप इस पे लगाओ न्यूक्लियर एनर्जी पर, तो देखो क्या कहते हैं ये। यहां पर ये इस सिद्धांत से ये बताना चाहते हैं, आपका जो ये फॉर्मूला है E=mc², ये कोई छोटा मोटा फॉर्मूला नहीं है भाई। ये कहता है कि अगर कहीं पर द्रव्यमान में कमी आती है, द्रव्यमान में क्षति होती है, तो वो द्रव्यमान में क्षति किस में बदल जाती है? ऊर्जा में बदल जाती है। और यदि ऊर्जा में कहीं रूपांतरण हो रहा है तो वो किस में हो सकता है? मास के रूप में कन्वर्ट हो सकता है।
लेकिन टोटल जो चीजें हैं वो सेम टू सेम बनी रहेंगी। मान लो आपने नाभिकीय विखंडन किया, समझना ध्यान से, आपने नाभिकीय विखंडन किया किसका? यूरेनियम का, 92 यूरेनियम 235। मान लो आपने 1 किलोग्राम यूरेनियम लिया है, मात्र कितना लिया है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम यूरेनियम आपने कम लिया, या फिर मैं कहूं 1 किलोग्राम यूरेनियम की क्षति हुई है, इतना मान लो। 1 किलोग्राम यूरेनियम क्षति से कितनी एनर्जी निकलेगी? E इक्वल टू एम की जगह क्या रख दो? 1 kg, ठीक है। और C की जगह क्या रखोगे? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। और इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। आप 1 kg का तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 ही है ये तो वैल्यू, ठीक है। इसको करो 9 गुणा 10 की घात कितना आएगा? 16। एनर्जी का मात्रक क्या होता है? जूल। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? जूल में। इतनी एनर्जी निकलेगी, 9 गुणा 10 की घात 16 जूल ऊर्जा निकलेगी। 16 जीरो लगा लो, मात्र 1 किलोग्राम यूरेनियम के द्रव्यमान क्षति के कारण। अगर इस एनर्जी को आप कोयले से प्राप्त करना चाहते हैं या आप पेट्रोल डीजल से प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि ये ऊर्जा कम से कम 100 टन कोयले से मिलेगी। यानी एक तरफ आप 100 टन कोयला यूज करो तो जो ऊर्जा बनती है, उतनी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम क्षति से बन जाती है, द्रव्यमान क्षति से। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स बहुत ज्यादा किफायती हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी उतनी ज्यादा है। नहीं कुछ, अभी देखो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, खर्चे ज्यादा हैं, हर किसी के पास तकनीक नहीं है। भारत में ये तकनीक विकसित हो चुकी है, और भारत में थोरियम का भंडार दुनिया में सबसे ज्यादा है। जैसे यूरेनियम है वैसा ही थोरियम है। दुनिया का 75% थोरियम भारत में है। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश चलाई गई। कैसे कि 1945 में, 1945 में, ध्यान से सुनो, ओपेनहीमर नाम का एक व्यक्ति है। ओपेनहीमर ने क्या बनाया? एटम बॉम्ब, परमाणु बम बनाए, जिनको इसने यूज किया जापान के खिलाफ, अमेरिका ने, ठीक है। साथ में इधर तो परमाणु बम बने, उससे जस्ट पहले इन्होंने परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा दिए थे, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। भाई आप जो नाभिकीय पदार्थ होते हैं ना, न्यूक्लियर मटेरियल्स, इनके दो उपयोग कर सकते हैं, एक तो बम बनाने में और एक क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में। तो एनर्जी बनाने में उपयोग यूएसए में शुरू हो गया, आपके यूएसएसआर ने शुरू कर दिया, फ्रांस ने शुरू कर दिया, ब्रिटेन ने शुरू कर दिया, जर्मनी ने शुरू कर दिया, चाइना ने सब ने शुरू कर दिए। जो जो आजाद होते गए, जो विकसित देश थे, विकासशील, सब ने शुरू कर दिया। अच्छा साहब, और ये बनाते गए ऊर्जा। फिर भारत आजाद हुआ। भारत में एक व्यक्ति हुए, महान वैज्ञानिक, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उनको इस फिजिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान था। उसी समय हमारे एक वैज्ञानिक जिनका नाम था विक्रम साराभाई, दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। एक ने स्पेस की फील्ड को संभाल लिया और एक ने न्यूक्लियर एनर्जी को संभाल लिया, ठीक है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जो टैलेंट था, उसके आधार पर उस व्यक्ति के रिलेशन काफी उम्दा थे, बहुत अच्छे रिलेशन से दूसरे देशों से। और उन्होंने भारत सरकार को पूरा सपोर्ट किया, भारत सरकार ने उनको पूरी जिम्मेदारी दी, और भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोग्राम इन्होंने क्या किया? शुरू कर दिया। भारत में नाभिकीय ऊर्जा के जन्मदाता भी कहलाते हैं नाभिकीय जो कार्यक्रम है, ठीक है। अब मजेदार बात यह है कि ये सब देश बढ़ चढ़कर न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लगा रहे थे, बढ़ चढ़कर। भारत शुरुआत कर रहा था, भारत के पास तकनीक शुरुआत में इतनी ज्यादा वो नहीं थी, इफिशिएंट नहीं थी।
अमेरिका की सहायता से हमने शुरुआत की, फिर हमारी मदद कनाडा ने भी की, इसमें कनाडा का नाम भी आता है, कनाडा ने हमारे यहाँ पर प्लांट लगवाए, ठीक है, रूस ने हमारी सहायता की। लेकिन सन 2000 के आसपास अचानक ये होता है कि ये जितने भी देश हैं, इसमें जापान बहुत आगे है न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट में, ये जो देश हैं और विशेषतः इनमें से अमेरिका, इसके साथ जर्मनी, फ्रांस वगैरह, फ्रांस तो नहीं था फिर भी, अमेरिका ने, कनाडा ने, इन देशों ने क्या किया, न्यूक्लियर एनर्जी का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। कैसे? ये कहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी सेफ नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लगाओगे तो वहां की रहने वाली जो जनता है उसमें रेडिएशंस के इफेक्ट से बहुत सारी बीमारियां होंगी, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी, और वो जनता वहां एक दिन क्या होगा, उसमें जेनेटिक चेंज आ जाएंगे, म्यूटेशन हो जाएगा। इतने ज्यादा दुष्प्रचार करने शुरू किए और ये अखबारों में लेख छपने शुरू हो गए। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में जो देश इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी जिसने नाभिकीय ऊर्जा ज्यादा बना ली, वो देश विकसित हो जाएगा, बहुत जल्दी विकसित हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी आपके प्रोग्राम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सब किससे चलते हैं? ऊर्जा से। और ऊर्जा आपके पास एक हो, कोई सी भी पर्याप्त होनी चाहिए जो पूरे देश को संचालित कर दे, तो आप विकसित देशों में अपने आप आ जाओगे। अब इन्होंने ये प्रोपेगेंडा क्यों रचा? वो इसलिए रचा कि जैसे ही इनको पता लगा कि यूरेनियम तो खत्म होने वाला है, हमारे पास जो बचा है वो तो हमने यूज कर लिया, अब ज्यादा यूरेनियम बचा नहीं है, कुछ ही देश हैं जिनके पास, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इनके पास बचा है, अब कहां से मंगाएंगे? अब यूरेनियम का एक दूसरा विकल्प है प्लूटोनियम, वो पहले से ही कम है ही नहीं वो। तीसरा विकल्प है थोरियम। क्या विकल्प है? थोरियम। और थोरियम का 75%, पूरे विश्व का 75% अकेले भारत में। अब इनको ये लगा कि भारत अगर थोरियम आधारित न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट बनाने लग गया तो हमसे ना तो ये आयात करेगा, ना कोयला मंगाएगा, ना दूसरी एनर्जी मंगाएगा, और ये खुद ही क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इतने दुष्प्रचार किए कि भारत में लोग सेफ नहीं है, लिखना शुरू कर दिया। अब न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट का उस समय प्रोग्राम संभाल रहे थे कौन? कलाम साहब। हमने तमिलनाडु में एक जगह है कुडनकुलम, कुडनकुलम में पहले 2, फिर बाद में 2 और 4 टोटल क्या लगाए हैं? प्लांट लगाए हैं। कुडनकुलम के लोगों को इतना भड़का दिया गया, तमिलनाडु के लोगों को, कि उन्होंने क्या किया, वो आंदोलन करने पे उतारू हो गए, बाहर आ गए बैठ के धरने पे कि हमारे यहाँ प्लांट नहीं लगने देंगे, हमारा जीवन खतरे में है। बाकायदा कलाम साहब ने वहां पर क्या किया, मीटिंग की, लोगों को समझाया, वहां गए कि भाई हमने जो ये न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लगाए हैं, दुनिया की सबसे सेफ तकनीक लगाई है, इसमें 1% भी इसमें से रेडिएशन लीक नहीं हो सकता कभी भी। और रही बात जिंदगी की, तो इसमें तो किसी का क्या नहीं है, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम परमानेंट हो, वो तो कहीं भी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। मान लो कल को तुम कहो भूकंप आ जाए और साहब ये हिल जाएगा और इसमें से रेडिएशन निकलेंगे, तो वो तो कहीं भी हो सकता है। भूकंप आएगा तो वो तो आदमी कहीं भी मरेगा ना। तो इन्होंने कहा वैसे इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हमने इसमें लगभग 4 लेयर सेफ्टी कवच वो लगाया है, सेफ्टी के 4 लेयर्स लगाई हैं कि रेडिएशंस कभी बाहर नहीं आए। तब जाकर लोगों ने वहां पर बात मानी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सारे जो प्रोपेगेंडा होते हैं बड़े उससे चलते हैं, बड़ी सोच समझ से कि कौन, और उस समय तो इतने ज्यादा थे। आज तो सबको कहानी समझ में आ गई है कि ना भारत का मानने वाला, भारत छोड़ो पाकिस्तान किसी की नहीं मानता, जिसके बेचारे, हाँ हकीकत है ये, कोई किसी की नहीं सुनता आज के जमाने में। जमाना ही चेंज हो गया ना। पहले आपकी फैमिली में एक आदमी ऐसा होता था जिसकी सब लोग मानते थे, आज करके देख लो। अगर आप, जैसे आपने देखा होगा, एक जो जैसे एक छोटा सा चुनाव होता है सरपंची का जो चुनाव होता, क्योंकि मुझे इस बार का जो पिछला चुनाव हुआ था ना सरपंची का, मुझे बड़े करीब से जानने का मौका मिला। मैंने पहली बार राजनीति में क्या किया, मतलब ऐसा नहीं कि मैं खुद लड़ा, कोई कुछ गया, पर मेरे घर में से लड़ा छोटा भाई, तो मैं उस चुनाव में क्या हुआ, सक्रिय हुआ। तो मैंने जनता की जो मनोदशा देखी ना भाई, मतलब क्या चुनाव है वो। रात को जो आप चलते हो उसका माहौल कैसे रहता है, उसमें पैसा डिवाइड होता है कि ये पिलाने का,
ये बांटने का, ये इसका, ये उसका। मैं रात को जा रहे, हम बांट के आ रहे हैं, वो पी रहे भाई धनाधन, और रात को ऐसा लग रहा है कि ये वोट हमारी पक्की है, और सुबह जैसे ही मिले वो कहीं और घूम रहा है किसी और के साथ, में यार ये वोट तो पक्की नहीं है। मतलब ये हालत है वहाँ उसकी, इतनी बुरी हालत है लोगों की मनोदशा। और मजेदार बात यह कि एक घर में 5 आदमी हैं, जो आप मुखिया है ना उसको पकड़ लो कि भाई वोट पक्की है, वो हाँ कर लेगा, अरे भैया पक्की है, लेकिन वास्तव में पक्की नहीं है। ना तो उसकी बीवी मानने वाली उसकी बात, ना उसका बेटा मानने वाला, कोई नहीं मानने वाला आज के जमाने में। सब अपनी अपनी क्या करते हैं। वो जमाना गया कि एक मुखिया बैठा रहता था, 50 का कुनबा है, और उसने जो कह दिया वो 50 मानते थे। अब खुद के बच्चे नहीं मानते। अरे पापा तुम्हें जहाँ देनी है वहां दो, मैं तो राहुल गांधी को दूंगा, है कि नहीं? राहुल गांधी पसंद है तो पसंद है, मोदी पसंद है तो तुम मोदी को दो, हम तो किसको देंगे? राहुल गांधी को। अब तुम लोग मेरी तरफ इशारा मत समझो कि मैं उसको दूंगा। लिखो, अब आगे आ जाओ। हाँ, पनडुब्बी, कहानी पनडुब्बी पे चलो। कि पहले टाइम बताओ कितना हुआ है, लाइट नहीं आ रही। अभी तो कुछ नहीं हुआ, लिखो। हाँ, पनडुब्बी की परिभाषा, हाँ मैं यहां से बात शुरू कर रहा था, यहां से बात शुरू हुई थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पनडुब्बी जो होती है, पनडुब्बी उनकी 3 श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां होती हैं? 3। एक तो होती है जो न्यूक्लियर एनर्जी पर आधारित होती है। न्यूक्लियर एनर्जी क्यों लेते हैं, मैंने कारण बता दिया है। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत किफायती होती है। अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट आपने लगा दिया किसी में छोटा सा भी, तो इसका मतलब यह है कि उसको ईंधन की कभी कमी नहीं आएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती रहती है। दूसरी होती है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, डीजल इलेक्ट्रिक इंजन पनडुब्बी, यानी जिनमें डीजल और इलेक्ट्रिक से चलने वाला क्या होता है, विद्युत से चलने वाला इंजन होता है। डीजल ईंधन के रूप में काम आता है, बिजली बनती है, और फिर उससे क्या चलता है, इंजन, और फिर वो पनडुब्बी काम करती है। तो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन वाली जो पनडुब्बी होती है, इनको सतह के बाहर बार बार आना पड़ता है, और जब ये बाहर बार बार आती हैं तो इनकी लोकेशन को ट्रैक कर पाना आसान होता है। लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी पर संचालित जो होती हैं, उनकी उनके आकार काफी बड़े होते हैं, लेकिन वो जो पनडुब्बी हैं उनको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ज्यादा लंबे समय तक कहां पर रह सकती हैं, पानी के नीचे। ठीक है, तो लिख दीजिए, पनडुब्बी की परिभाषा लिखो पहले। हाइड्रोजन से चल रही हैं ना? हाइड्रोजन से मैंने तो पढ़ी नहीं कोई भाई। हाइड्रोजन से अभी कोई कोई नहीं आई अभी तक। दो ही प्रकार, ये मेन तो दो ही हैं, और दो में भी डीजल इलेक्ट्रिक 2 प्रकार की होती हैं। लिखो, पनडुब्बी की परिभाषा लिखिए। लिखना, ऐसे ऐसे वाहन, ऐसे वाहन जो समुद्र में, ऐसे वाहन जो समुद्र में जल की सतह के नीचे रहकर, जल की सतह के नीचे रहकर समुद्री सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और युद्ध के उद्देश्य से विकसित किए जाते हैं, उन्हें पनडुब्बी कहा जाता है। ठीक है, नीचे लिखो, भारत में, भारत में पनडुब्बियों की मुख्यतः 2 श्रेणियां
भारत में पनडुब्बियों की मुख्यतः दो श्रेणियां विकसित की जाती हैं, विकसित की गई हैं। पहला लिखो, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी। नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी, इसमें लिख दो पहले 2 लाइन लिखना। ये पनडुब्बी आकार में काफी बड़ी होती हैं, आकार में काफी बड़ी होती हैं, और लंबे समय तक जल की सतह के नीचे रहकर, लंबे समय तक जल की सतह के नीचे रहकर कार्य करने में सक्षम होती हैं। लिखना क्योंकि, नीचे लिख, इसमें कंटिन्यू करो, क्योंकि इन पनडुब्बियों में नाभिकीय ईंधनों के साथ साथ, नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल, नाभिकीय ईंधनों के साथ साथ ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ भी भरे जाते हैं, ताकि इनको, ताकि इनको, क्या है बारिश, बाड़मेर रॉकिंग, बारिश ही है, बाड़मेर खतरनाक हो रखा है। है प्रगति कर रहा है, वो तो है। तो गई नजर लगा दी तुमने, मैंने नहीं लगाई। खुद की नजर ज्यादा लगती है खुद के घर वालों की, पता है आपको? जो बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, उसकी कहते हैं कि माँ बाप की नजर सबसे ज्यादा लगती है उसको। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो तुम्हारी नजर लगी, मेरी नहीं लगी। मैंने तो बारिश खूब देखी है, तुमने देखी नहीं है। हमारे यहाँ तो होती रहती है। लिखो, है तुम्हें सूखी रेत अच्छी लगती है? वो तो है ही, तो लगेगी, जिसमें आदमी जैसे उसमें रहता है उसको वही अच्छा लगता है फिर। बारिश क्या है कि ऐसी बात भी नहीं है, मौसम तो सारे आने चाहिए भाई। हर मौसम का, एक मौसम से तो परेशान आदमी होता ही है। जब आदमी ज्यादा गर्मी लगती है तो उसको लगता है कि यार ठंड अच्छी है। और जब ठंड पड़ती है ना, जैसे पिछले 15-20 दिन पड़ी थी जनवरी में, ये चाय नहीं लिया है, मैं ऊपर ही आ रहा हूँ ब्रेक देके, है बस आ रहा हूँ 5 मिनट में, गर्म करवा लूंगा। यहाँ नहीं पीऊंगा, मजा ही नहीं आएगा यहाँ पीने का। हाँ, ऊपर ही आ रहा हूँ। लिखो लिखो लिखो, थोड़ा सा और लिख लो। हाँ, एक बार एक एक जना कोई पढ़ के सुना दो। अबे ताकि इनको से पहले पढ़ के देता। अच्छा हाँ, ताकि इनको लिखो। ताकि इनको बार बार,
ताकि इनको बार बार जल की सतह पर, ताकि इनको बार बार जल की सतह पर ऑक्सीजन भंडारण हेतु आना ना पड़े, ऑक्सीजन भंडारण हेतु आना ना पड़े। ठीक है, ओके। दूसरा लिखो, डीजल इलेक्ट्रिक, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। लिखो, इन पनडुब्बियों में, इन पनडुब्बियों में डीजल इलेक्ट्रिक इंजनों का उपयोग किया जाता है, डीजल इलेक्ट्रिक इंजनों का उपयोग किया जाता है। अतः ईंधन के दहन के लिए, ईंधन के दहन के लिए, ईंधन के दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भंडारण हेतु, आवश्यक ऑक्सीजन भंडारण हेतु इन्हें बार बार, इन्हें बार बार जल की सतह पर आना पड़ता है। अतः इन पनडुब्बियों की स्थिति, अतः इन पनडुब्बियों की स्थिति पता करना अपेक्षाकृत आसान होता है, अपेक्षाकृत आसान होता है। अभी एक ब्रेक ले लो आप थोड़ा सा। हाँ, फिर बड़ी क्लास कर लेंगे, लाइट को आ जाने दो। और दूसरा है 15 मिनट का कोई ब्रेक नहीं होता, आधे घंटे, 20-25 मिनट, हाँ मैक्सिमम आधा घंटा।